आज हम करेंगे पाठ ततारा वामीरो कथा। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई जी। लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार मुझसे दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। हुआ क्या है इस पाठ में, दरअसल ये पाठ अंडमान निकोबार, नाम सुना होगा, एक द्वीप समूह है। वहां के निवासी एक कथा को बहुत ज्यादा ही मानते हैं। वो कथा सत्य घटना पर आधारित है। वो कथा क्या है, उसी के बारे में ये पूरा पाठ है। दरअसल ये दो कैरेक्टर हैं, नाम है ततारा और वामीरो। ततारा एक पुरुष है और वामीरो एक स्त्री है, जिनके बीच में प्रेम हो जाता है। प्रेम थोड़ा और ज्यादा बढ़ने पर इन्होंने डिसाइड किया कि हमें शादी करनी चाहिए, लेकिन शादी हो नहीं सकती। कारण ये है कि ये दोनों अलग अलग जगह से आते हैं। दरअसल उस जमाने में जिस गांव में शादी करनी है वो बंदा उसी गांव का ही होना चाहिए। मतलब एक जगह के अगर कोई लेडी है तो वो वहीं उसी जगह के पुरुष के साथ ही शादी करेगी, ये प्रथा थी। लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह के थे, इसीलिए इन दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। समाज इसे एक्सेप्ट ना करता। यही बात को लेकर बहुत चिंतित थे ये दोनों। अब स्थिति ये हुई कि इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक होना है। लेकिन एक सूत्र में बंधने से पहले समाज को, आसपास के लोगों को पता चल चुका था। उन्होंने खूब विरोध किया और इन दोनों का मिलन हो पाया या नहीं हो पाया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जितना पढ़ा, जितना सुना, जितना समझा, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, अंडमान द्वीप समूह। अब यहां पर जो पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इस पहले पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। यहां पर जगह के बारे में बात की गई है कि कौन सी जगह कहां पर है और किसकी दूरी कितनी किलोमीटर दूर है। दोनों अलग अलग जगह के थे, इसीलिए ये बात डिस्क्राइब की गई है। तो पहले तो यहां पर जगह के बारे में है, कथा दूसरे पैराग्राफ से शुरू हो जाएगी। देखिए, अब पहला पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, बाकी कथा तो आप समझ ही जाएंगे बहुत आसानी से। देखो, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये एक जगह का नाम है, लिटिल अंडमान कहते हैं इसे। यह है पोर्ट ब्लेयर, ये एक राजधानी कह लो या वहां का एक मुख्य स्थान कह लो। कहां पर? अंडमान निकोबार का एक मुख्य स्थान है पोर्ट ब्लेयर। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। मतलब अंडमान अलग, निकोबार अलग, ठीक है। जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है, मतलब जहां पर निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है वहां पर निकोबारी जनजाति शुरू हो जाती है, वहां का कल्चर शुरू हो जाता है। यही बात लिखी हुई है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। कार निकोबार नाम, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। जगह एक जगह से दूसरी जगह किलोमीटर के दायरे में बता रखी है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। अब ये अलग अलग कैसे हुए, इसी के बारे में एक कथा है। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। विभक्त का मतलब होता है अलग होना। चलिए आगे देखते हैं। अब वो कथा आरंभ होती है। क्या लिखा हुआ है? सदियों पूर्व। अब पहले पैराग्राफ में हम ततारा के बारे में पढ़ेंगे। ये कथा जो शुरू हो रही है उसकी शुरुआत में हम ततारा के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हुए हम जानेंगे कि ततारा कितने अच्छे व्यवहार का था। सबकी मदद करना उसके व्यवहार में था। और सिर्फ इतना ही नहीं, शक्तिशाली भी बहुत था, बहुत सुंदर भी था। मतलब बहुत सारे गुण भरे हुए थे और दूर दूर के लोग उसे जानते थे, यहां तक कि उससे मदद भी लिया करते थे। यही बात हम इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। देखिए, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों जगह के नाम हैं, आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। तत्पर मतलब तैयार। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ये इसकी खास बात थी कि उसको अपना कर्तव्य ही लगता था कि दूसरों की मुझे मदद करनी है। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी वो प्रसिद्ध था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, यानी जब मुसीबत आती तो उसे स्मरण करते। स्मरण माने याद। वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। मतलब कोई त्योहार होता तो उसे आमंत्रित भी करते थे। कारण यही था कि लोग उसे उसकी इज्जत करते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे।
पारंपरिक पोशाक के साथ, पारंपरिक पोशाक जो उसकी थी उसके साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। मतलब उसके पास एक तलवार होती थी जो कोई लोहे से बनी हुई या तेज धारी वाली नहीं होती थी, लकड़ी की तलवार थी वो। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति थी। अब यहां पर यह बता रखा है कि बेशक वो लकड़ी की थी लेकिन उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार भी कर लिया करता था। अब ये लोग मानते हैं, कथा के अनुसार जो लोग हैं वहां के वो इस चीज को मानते हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा व्यवहार करता था उस तलवार से, किसी का नुकसान पहुंचाता था, ऐसा भी नहीं था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे, क्योंकि उसके कारनामे ही साहसिक थे। वो सोचते थे कि इस तलवार में कुछ दैवी शक्ति है। ऐसा ही आगे लिखा हुआ देखो। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, विलक्षण यानी अनोखी, अनोखी रहस्य से भरी हुई थी कि आखिर ये तलवार में ऐसा क्या है। बच्चों लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखते हैं। अब अगले पैराग्राफ में क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी सुन लो। एक बार ततारा थकान से युक्त कहीं घूमने के लिए निकल जाता है और समुद्र के किनारे चला जाता है। समुद्र के किनारे अभी वो बैठा ही था कि उसके कानों में एक बहुत सुंदर सा गीत सुनाई दिया। बहुत सुंदर संगीत था वो, ताल सुर से युक्त, बहुत अच्छा लग रहा था। तो तारा मंत्र मुग्ध होकर उसे सुनने लगा और उसका पीछा भी करने लगा कि वो आवाज आ कहां से रही है। जाकर देखा तो एक सुंदर युवती वहां पर वो गाना गा रही थी। अचानक उसके चेहरे पर सागर की लहर आ पड़ी। अचानक गाना रुक गया। गाना रुकते ही ततारा बोल पड़ा कि हे सुंदर युवती, तुम दोबारा गाओ, तुम अच्छा गा रही थी, तुमने रोक क्यों दिया। ऐसा वो बार बार कर रहा था। और दूसरी तरफ वो युवती थी वामीरो। वामीरो बार बार पूछ रही थी कि तुम हो कौन, लेकिन वो एक ही बात को दोहराए जा रहा था कि तुम रुक क्यों गई, तुम गाना शुरू करो, तुम अब गाना को बंद क्यों कर दिया। ऐसा बार बार वो बोले जा रहा था। क्यों ऐसा? इसीलिए कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था अब कि सामने वाला कुछ पूछ रहा है। वो मंत्र मुग्ध हो चुका था, उसे होश ही नहीं था, बस एक ही बात को रट लगाए हुए था। वामीरो बार बार पूछी जा रही थी, उसको गुस्सा भी आ रहा था। अब वो कब जवाब देता है या नहीं देता, वो बात अब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जितना पढ़ा, जितना समझा, उसको पढ़ लेते हैं। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम, यानी बहुत थक चुका था, बहुत परिश्रम कर चुका था। अथक था वैसे तो, थका तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत तो अभी यहां पर टहलना था। तो परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को ही था। मतलब सूरज अभी डूबने ही वाला था, क्षितिज पर डूब रहा था। क्षितिज आपको पता है, जहां आसमान और धरती का मिलन होता है, यानी दूर नजर मारोगे तो आपको ये क्षितिज दिखेगा। चलिए, क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मतलब हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचाटे, यानी पक्षी जो शाम को तो चहचाटते हैं, मतलब बहुत आवाज करते हैं, लेकिन शाम ढलते ढलते यानी रात जब हो जाती है तो वो चले जाते हैं। तो उनकी जो चहचहाट थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, या यूं कह लीजिए रात होने वाली थी, शनई शनई क्षीण होने को थी। उनका मन शांत था, उसका मन शांत था। किसका? ततारा का। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अभी वो देख ही रहा था, तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, लहरें की भी आवाज आ रही थी, साथ साथ उसका संगीत भी सुन रहा था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा, मंत्र मुग्ध हो गया। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा मतलब उसकी जो एकाग्रता थी, वो जो उसकी एक निद्रा थी, वो मंत्र मुग्ध हो चुका था, वो एक भंग हो गई। चैतन्य होते ही, यानी सजग होते ही, सचेत होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जहां से उसकी आवाज आ रही थी, यानी वो गाने की, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल यानी बेचैन सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध होकर, यानी उसको भी सुध नहीं थी, एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। मतलब समुद्र की देह पर, यानी समुद्र के शरीर पर या समुद्र में डूबते हुए आकर्षक जो रंग थे उनको वो निहारते हुए गा रही थी। अब वो डूबते हुए आकर्षक रंग कौन से? जब सूरज ढलता है तो उस समुद्र पर अपनी छाप बिखेरता है, यानी लालिमा बिखेर देता है। वो डूबते हुए आकर्षक रंग ही होते हैं जो निहारते हुए जो वामीरो है वो गा रही थी। यह है एक श्रृंगार गीत है, मतलब श्रृंगार गीत गा रही थी वो। श्रृंगार गीत मतलब बहुत ही प्रेम भरा गीत। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक यानी ततारा उसे निशब्द ताके ही जा रहा था। अब तक निशब्द मतलब बिना बोले। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। किसे? वामीरो को, उस लेडी को।
अब वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले ही वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। वो आवाज कैसी थी? वो थी ततारा की। उसने क्या बोला? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? मतलब ये बात ततारा ने कहा। ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित माने हैरान। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, मतलब उसके अंदर भी कोमल भावना आई, लेकिन किंतु अपने को संयत कर यानी नियंत्रित कर, कंट्रोल करके उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। क्या कहा कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने मैं बाध्य नहीं हूं। मतलब अगर मेरे गांव का ही कोई होता तो मैं प्रश्नों के उत्तर देती, लेकिन कोई मेरे गांव का तो तुम हो नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों के लिए क्यों बाध्य हूं? क्यों प्रश्नों के उत्तर दूं? यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। उसको नहीं पता था कि वो क्या पूछ रही है, क्या बोल रही है। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। क्या कहा? तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। मतलब ये बार बार वो प्रश्न पूछ रही है और वो भी प्रश्न पूछ रहा है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया। अब प्रश्न के जवाब में प्रश्न कैसे हो सकता है? सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। अब दरअसल वामीरो जो थी वो लपाती गांव की रहने वाली थी, तो इसीलिए उसने कहा कि लपाती गांव में पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था, मतलब उसे अभी भी सुध बुध नहीं थी। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की यानी विनती की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। ऑब्वियस बात है, गुस्सा तो आएगा। झुंझला माने गुस्सा आ जाना। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, यानी और ज्यादा गुस्से में कहा कि दृढ़ता की हद है। दृढ़ता मतलब होता है जिद पकड़ने की तो हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, यानी एक ही बार बार पूछ रहे हो। गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। अब उसको थोड़ा बहुत होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, यानी रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। मतलब आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई। लुप्त यानी गायब ही हो गई थी कि मैं हूं कौन, ये मुझे ही नहीं पता चल रहा था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में यानी मजबूरी में एक आग्रह यानी रिक्वेस्ट की कि तुम अपना नाम बता दो। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, यानी उसे ही वो देख रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, यानी ऐसा कोई झूठ कुफर या धोखा नहीं लग रहा था उसके चेहरे पर। ततारा के चेहरे पर सच दिख रहा था, सच्ची विनय दिख रही थी। उसने उत्तर दे ही दिया। क्या कहा? वामीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। किसकी? ततारा के। वामीरो। वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहां? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, यानी एक तरह से भीख मांगते हुए कहा। अब उसका जवाब क्या मिला? वामीरो ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वो जाती जा रही थी अपने घर को, और जो ततारा था वो एकटक उसे देखे ही जा रहा था। लेकिन उसे विश्वास था कि वो आज तो कहकर चली गई कि नहीं आऊंगी, लेकिन वो आएगी, वो उसका इंतजार करेगा, ऐसा उसने बोल दिया। ततारा ने वामीरो को कह भी दिया था। वामीरो अपने घर गई, दरवाजा बंद किया और वही बात सोचने लगी। उसके दिमाग में वही चल रहा था। ततारा से वो थोड़ा बहुत परिचित थी, यानी ततारा का उसने नाम सुना हुआ था कि एक ततारा है जो बहुत अच्छा युवक है, दूसरों की मदद करता है, अच्छा व्यवहार है, वगैरह वगैरह उसने सुन रखा था। इसीलिए उसके प्रति थोड़ा बहुत तो मोहित हो चुकी थी। लेकिन अब वो अगले दिन क्या करे, ये बात वो उसे समझ नहीं आ रही थी। अगला दिन भी आया, ततारा वहां पर भी आया जहां पर उसने कहा था मिलने को, या जहां पर आज वो मिले थे। लेकिन अब वामीरो का इंतजार करते करते काफी टाइम तो हो चुका था, लेकिन एक आहट उसे सुनाई दी और देखता है कि वामीरो सामने से आ रही है। सामने आई और चुपचाप दोनों खड़े रहे और काफी देर तक खड़े रहे, कुछ न बोले। लेकिन आगे क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जितना सुना समझा उसको पढ़ लेते हैं। देखो, वामीरो ने कहा कि नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक यानी उदासी भरे स्वर में कहा और झटके से लपाती की तरफ, यानी उस गांव की तरफ जहां की वो रहने वाली थी, वहीं पास में था, बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। क्या कहा था उसने? वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, यानी इंतजार करूंगा, जरूर आना।
वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा, यानी उसे देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी कि मैं उससे मुक्त हो जाऊं, लेकिन वो झूठी ही थी। एक जल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया, कि वो कोशिश कर रही थी कि मैं ततारा के बारे में ना सोचूं, कुछ और ही करने लग जाऊं। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था। मतलब वो एक साहसी युवक था, लेकिन उसके सामने जो आया था वो बहुत ही बेचारा टाइप में लगा उसे, और बहुत अच्छा भी लगा उसे। आगे क्या हुआ? सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत लगा उसे, और सभ्य और भोला भाला लगा। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी कि मेरा जीवन साथी कुछ ऐसा होगा। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव यानी इसलिए उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, यानी वही उचित माना। किंतु यह असंभव जान पड़ा, क्योंकि वो उसे भूल भी नहीं पा रही थी। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। बच्चों, विलक्षण का अर्थ मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुनते जा रहे हैं और याद करते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे, यानी दुखी थे, एक दूसरे के प्रति पीड़ित थे। किसी तरह आंच रही थे। एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा, मतलब दिन भी गुजर गया। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, अचंभित यानी हैरान था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की एक समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, मतलब जहां उन्होंने निश्चित किया था। वहां उन्होंने नहीं, उसने। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था, एक एक पल भी नहीं गुजर पा रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आशंका मतलब शक था कि पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी। अगर वामीरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, यानी इंतजार ही कर रहा था। प्रतीक्षारत का मतलब इंतजार करने वाला। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वो किरण कभी भी डूब जाएगी, मतलब वो कभी भी ऐसा पल आ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो नहीं आएगी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुट, यानी नारियल का एक झुरमुट था, यानी एक झाड़ियां सी थी, जिसमें उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और साफ हुई, कुछ और साफ हुई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वो घबराहट में तो थी, ऑब्वियस बात है, वो घबराहट में होनी भी थी, चाहिए थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी कि कोई मुझे देख ना ले। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना भी ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, यानी मौन थे, चुप थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक तक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, मतलब कुछ ना बोले। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, सूरज भी डूब चुका था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई, उसे ख्याल आया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वह वहीं खड़ा था, निश्चल था, शब्दहीन था, कुछ नहीं बोला। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत यानी मूर्ति के तरह एक दूसरे को निर्निमेष यानी एक टक ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था, मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। बोलना या इस तरह की बातें करना उनके मन में नहीं था। वो सिर्फ आत्मिक प्रेम कर रहे थे, एक तरह से, जो लगातार यानी अनवरत गहरा रहा था। उनको वो और भी ज्यादा बढ़ रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया, मतलब वो समझ गए। बाकी जो लोग थे, कुछ लोग ने देख लिया उन्हें और समझ भी गए थे, और खबर हवा की तरह बह उठी। खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। वामीरो लपाती ग्राम मतलब होता है गांव, तो वो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था। पासा गांव है, एक नाम है। तो वो दोनों ही अलग अलग गांव के थे। दोनों का संबंध संभव न था, मतलब मिल नहीं पाते। वो रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। एक गांव का होंगे तो उनका मिलन संभव था, यानी उनकी शादी हो सकती थी। ये किसी टाइम की प्रथा थी। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए कि समझ जाएं वो, किंतु दोनों अड़िग रहे, कि दोनों अड़िग थे अपने फैसले पर कि हमें दोनों ने शादी करनी है। वे नियमित है, यानी रोज की तरह हर रोज लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व यानी जहां पर पशुओं, अब पशु पर्व में होता क्या वो आगे लिखा भी हुआ है। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन होते हैं, और उस प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है, कि युवक अपनी शक्ति परीक्षा दिखाएंगे। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। वर्ष में एक बार जरूर होता, ऐसा होता है। बात ये कहां हो रहा था? ये पासा गांव में ही हो रहा था, यानी ततारा के गांव में। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे थे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए।
ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। क्यों नहीं था वो आपको भी पता है। वो वामिरो का इंतजार कर रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के एक झुंड, एक पेड़ के मतलब नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। अब वो कौन थी वो आप समझ गए हैं। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, मतलब अशांत हो गया, बेचैन हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था कि वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किन कर्तव्य मूड यानी असमंजस में, कंफ्यूजन से भरा हुआ था कि वो समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे इसको क्या समझाऊं या ना समझाऊं, उसे बोलूं या ना बोलूं। इस तरह की कंफ्यूजन थी उसे। वामिरो के रुद्र स्वरों को सुनकर उसकी मां वहां पहुंची। किसकी मां? वामिरो की। और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। दोनों एक दूसरे को, जब उन्होंने मां ने ततारा को देखा तो वो आग बबूला उठी यानी गुस्से में हो गई। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, मतलब बहुत अपशब्द कहे। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह ततारा के लिए असहनीय था, वो सहन नहीं कर पा रहा था। वामिरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भरा उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, मतलब ये कैसी परंपरा हुई, कैसी प्रथा हुई जो हम दोनों के मिलन पर विरोध करती है। तो वो उसको एक इस परंपरा पर क्षोभ था यानी दुख था। वहीं अपनी असहायता पर खींच भी थी कि मैं इस पर कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं और मैं कर भी नहीं सकता, इसकी एक उदासी थी। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था, यानी वो और ज्यादा दुखी हो रहा था ततारा। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अनायास यानी अचानक ही उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका, यानी तलवार का जो हत्था होता है पकड़ने का हिस्सा, उस पर वो टिक गया। यानी उसने तलवार पकड़ ली। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। अब विचार क्या कर रहा था वो आपके समझ में आ जाएगा आपको। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, मतलब बहुत तेज हो चुका था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध को शमन करने के लिए यानी क्रोध को शांत करने के लिए ततारा ने क्या किया, ततारा ने उस तलवार को जमीन के अंदर गाड़ दिया और गाड़ कर उससे एक रेखा बना दी, खींच दी, एक रेखा खींच दी और खींचते खींचते काफी दूर तक खींच दी जब तक किनारा नहीं आ गया। यही बात लिखी हुई है, देखते जाइए। तो जब कोई राह न सूझी यानी उसको कुछ समझ नहीं आया तो क्रोध को शमन करने के लिए यानी शांत करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती पर घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा, यानी एक लकीर बनाने लगा। वह पसीने से नहा उठा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं, लेकिन मैं कोई तलवार नहीं खींच रहा, तलवार से कोई लकीर नहीं खींच रहा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी। एक बहुत बड़ी दरार हो गई, बहुत बड़ी दरार, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो, ऐसा कुछ होने लगा। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। धरती फटने लगी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता ही जा रहा था। जब तक आखिरी सिरा नहीं आ गया तब तक वो तलवार से वो लकीर वो धरती को वो काटता ही जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे यानी डर से बेचैन हो गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। अब वो दूसरी तरफ था, वो दूसरी तरफ थी। धरती बीच में से फट रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। जो दो टुकड़े हुए थे वो शुरू में हमने पढ़ा था, वो यही कथा थी। दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा, यानी उसका जो दूसरा हिस्सा है वो धीरे धीरे समुद्र में धंस रहा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा यानी पकड़ना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था, यानी समुद्र की तरफ जा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। बच्चों, अभी तक आपने जितना भी पाठ पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके आधार पर एक बार जल्दी से बता दो ततारा का गांव का नाम क्या था। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत, लहूलुहान यानी उसका जो शरीर था खून से तरबतर हो चुका था, खून निकल आए थे। वह अचेत होने लगा यानी बेहोश होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था, यानी जो दूसरा हिस्सा था, मतलब धरती बीच में से फटी हुई थी लेकिन एक सिरा जुड़ा हुआ था उसका। बहता हुआ ततारा कहां पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता।
इधर वामिरो पागल हो उठी, वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। मतलब वहीं पर हर रोज वो आती, पागल सी तो वो हो चुकी थी, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई थी, यानी अलग ही हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिल सका, यानी वो भी गायब हो चुकी थी। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है, यानी निकोबारियों मतलब निकोबार में रहने वाले का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए। उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है, 96 निकोबारी। इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। मतलब इस कथा के बाद अब एक दूसरे के गांवों में शादी होने लगी है। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु, यानी एक त्यागमयी मृत्यु ही तो थी, उन्होंने त्याग दिया तब जाकर यह प्रथा को ठीक किया गया। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए ही थी। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी कहां? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th B क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। कुछ इस तरह से ये तीनों चीजें आपको एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएगी। तो इन तीनों को पढ़ने के लिए इस लिंक पर जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखते हैं इस कविता को, सॉरी इस पार्ट को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ततारा किस तरह का युवक था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। ततारा किस तरह का युवक था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। सुंदर, नेक, बी मददगार, सी शक्तिशाली, डी सभी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ततारा कमर पे क्या बांधता था? आपके ऑप्शन ए तलवार, बी लकड़ी की तलवार, सी लोहे की तलवार, डी तांबे की तलवार। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए निकोबार, बी अंडमान, सी लिटिल अंडमान, डी कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लोगों का ततारा की तलवार को लेकर क्या विचार था? आपके ऑप्शन ए तलवार बेकार है, बी तलवार बहुत तेज है, सी तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति है, ऑप्शन डी कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड आपका A to Z सिलेबस एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।